तो नमस्कार साथियों, आपके साथ हाजिर है दैनिक दस्तक लाइव में एक बड़े ही मुद्दे को लेकर आपके साथ हाजिर हुए हैं। और वो मुद्दा है हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रोफेसर रतन लाल जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा छेड़ा है चुनाव के बीच में। पांचवें चरण का चुनाव आज जारी है। उन्होंने कल अपने वीडियो में लिखा है कि दलितों की क्या स्वतंत्र राजनीति नहीं होनी चाहिए, दलितों को अपनी जो दलित पार्टियां हैं उनको नहीं बनाना चाहिए। इस खास मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए है डेमोक्रेटिक भारत के संपादक डॉक्टर महेश वर्मा जी। महेश वर्मा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया गिरिराज जी। तो महेश वर्मा जी, मेरा आपसे डायरेक्ट सवाल है, जो हमारे बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं वो बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि जो दलित समाज है उसको स्वतंत्र राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपका इस पर क्या टेक है? देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि दलित समाज को, दलित वर्ग को स्वतंत्र राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये तो मुझे लगता है कि बहुत ही विरोधाभास और विडंबना वाली स्थिति है। अगर कोई दलित समुदाय का कोई व्यक्ति अगर ये बात कहता है तो मुझे उस पर भी हंसी भी आती है और बड़ा मुझे उस पर कई बार गुस्सा भी आता है कि दलित समाज इस देश की तकरीबन बात करें तो लगभग 25 से 30% आबादी पूरे भारत की दलित और आदिवासी समाज का वर्ग की है। और कांग्रेस आज जिस मुद्दे को लेकर आगे चल रही है, ये तमाम मुद्दे मान्यवर काशीराम साहब के और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के मुद्दे थे, जिनको हमारे जो बहुजन दलित समाज की जो राजनीति करने वाली तमाम राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें उठाया, जिसमें प्रमुखता से बहुजन समाज पार्टी ने उसको उठाया और उस मुद्दे को जमीन स्तर तक लेकर भी गई और 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है। आज की स्थिति में जिस तरह से रतनलाल जी ने कहा है कि दलित समाज को, दलित वर्ग को, दलित समाज की राजनीति खत्म कर देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए, या उन्हें कोई और जो है कांग्रेस तरीके जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका साथ देना चाहिए। वो ठीक है, साथ देना चाहिए, लेकिन मैं ये भी पूछना चाह रहा हूं कि क्या कांग्रेस आज जिस तबके को अपने साथ लाना चाह रही है, क्या इतने साल उसने राज किया इस देश के अंदर, तकरीबन 60 साल, उसने क्या उचित प्रतिनिधित्व दिया? क्या आज अगर दलितों की हाशिए पर स्थिति है, दलित आज इतने कि जो इतने उसको रिजर्वेशन उसका फुलफिल नहीं हो पाया, बैकलॉग उसका नहीं भर पाया, प्राइवेटाइजेशन का जो दौर की शुरुआत हुई है 1990 के अंदर, ग्लोबलाइजेशन जो एलपीजी जिसे हम कहते हैं, उस दौर के अंदर उस दौर में कांग्रेस ही थी। बिल्कुल। तो दलित जब अपनी राजनीति के उभार पर आया, तकरीबन आज तक कांग्रेस पार्टी का ही तो राज रहा है ना। बिल्कुल। तो स्वाभाविक बात है कि जब दलित समाज ने ही सोचा कि हमारे वोट पर कोई और राजनीति कर रहा है, हमारे मुद्दे पर कोई और राजनीति कर रहा है, हमारी संख्या बल पर कोई और राजनीति कर रहा है, मलाई वो खा रहे हैं, सत्ता पर वो लोग बैठ रहे हैं, मुख्यमंत्री वो बन रहे हैं, प्रधानमंत्री वो बन रहे हैं, सांसद वो बन रहे हैं, और देश की जो ब्यूरोक्रेट्स की जो टॉप पोस्ट है वो लोग बन रहे हैं। अब जब मान्यवर काशीराम साहब ने इस पूरी गणित को समझा और उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो आप ये समझे कि दलितों की जो हिस्सेदारी है वो मांगने के और उसके अधिकार के लिए वो लड़ रहा है। मैं फिर कहता हूं कि चाहे भले बहुजन समाज पार्टी की स्थिति राजनीतिक तौर पर कमजोर हुई है, लेकिन वैचारिक तौर पर लोगों के अंदर एक चेतना गई है कि हाँ, आने वाले समय बहुजन दलित समाज का होगा। हम भले ही आज हमारी स्थिति हाशिए पर है, लेकिन जो हमारे नाम पर राजनीति कर रहे हैं वो आपको कभी उभरता हुआ नेता, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद या बड़ा अधिकारी नहीं समझेगा। जी। तो महेश जी, क्या हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है ये खुद को बाबा साहब ने जो हमको आरक्षण दिया उसकी खाता है डायरेक्ट रूप से, और फिर बाबा साहब की बात को कहीं ना कहीं ये इनकार करते हैं। भाई, बाबा साहब ने भी राजनीतिक पार्टी बनाई, आजादी से पहले बाबा साहब पार्टी अपनी बना चुके थे, तो क्या बाबा साहब गलत थे? जी नहीं, बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब बाबा साहब ने राजनीतिक पार्टी बनाई तो उस समय शीर्ष पर कांग्रेस थी। जी।
कांग्रेस थी, कांग्रेस के बावजूद उन्होंने अपने खुद का वजूद खड़ा करने के लिए खुद की राजनीतिक पार्टी बनाई। उन्हें मालूम था कि दूसरे की झूठन चाटने से बढ़िया है कि हम अपने घर की रूखी सूखी खाएं। उसमें आपकी इज्जत भी है, उसमें आपका स्वाभिमान भी है, उसमें आपका ठसका भी है। जब आप अपने आप को मजबूत करते हैं तो सामने वाला आपसे नेगोशिएशन करता है, आपसे मोल भाव करता है, आपसे पूछता है, इज्जत करता है, वो क्या कहता है कि भाई आप बताओ, आप क्या चाहिए आपको। अगर आप उनके तलवे में जाकर अगर बैठ जाओगे तो आपकी कीमत सिर्फ दरी उठाने के अलावा कुछ नहीं रहेगी। तो यही जो बहुजन दलित राजनीति है उसका यही उभार है कि आज जो कांग्रेस में, बीजेपी में और सपा में और भी जो चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी, दिल्ली में आज दिल्ली में तकरीबन 25 से 30% आबादी वोटर है वो दलितों का है, और उसी के आधार पर अरविंद केजरीवाल जो वैश्य समाज से आते हैं वो मुख्यमंत्री बनते हैं। बिल्कुल। और राजेंद्र पाल गौतम 22 से प्रतिज्ञा लेते हैं बाबा साहब की दी हुई, और उसके बावजूद उनके मंत्री पद से हटा दिया जाता है। तो ये सवाल ये है कि आपकी ताकत जब नजर आएगी, जब आप अपनी ताकत दिखाएंगे। और ये तो दलितों की जो ताकत है, मुश्किल से अभी से मुश्किल से 20 साल का ही दौर हुआ है। आप खुद जानते हैं, सन 1995 में बहन जी ने पहली बार सरकार बनाई है, और उसके बाद में 2007 में फुल सरकार बनाती है, 2012 तक सरकार रहती है। भले ही हमारी स्थिति हम बहुत कमजोर रही हो, मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, आलोचना करें, हमारी जो स्थिति उस पर आलोचना करें, सवाल उठाएं, लेकिन जिस तरह से मैं सीधे सवाल पर आता हूं, रतन लाल जी ने जिस अंदाज में कहा कि बसपा जैसी पार्टियों को खत्म हो जाना चाहिए, आप सोचें। महेश जी, मैं आपको रोक रहा हूं, बिहार की जो दोनों पार्टियां हैं, जीतनराम मांझी जी हैं और स्वर्गीय जो पासवान जी है, उनकी पार्टी को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है जी। या सिर्फ जो भाजपा के साथ है, या भाजपा को ऐसा लग रहा है कि ये भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं पार्टियों से इनका? सवाल आपका बहुत लाजमी है और बिल्कुल मौजूद सवाल है कि जो भाजपा के साथ में गठबंधन करके सरकार बना रहे हैं या चुनाव लड़ रहे हैं, उनको रतन लाल जी ने कटघरे में खड़ा किया है। और जो इंडिया गठबंधन के साथ में है, जो तमाम जो जैसे सपा हो गई, आरजेडी हो गई, बिल्कुल ठीक है ना, सपा, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, जो और भी अन्य पार्टियां हैं, जो बहुजन या जो आपके यूपी के अंदर जो पार्टियां हैं, या बिहार में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो पार्टियां जो इंडिया गठबंधन में जो चुनाव लड़ रही हैं, उन पर रतन लाल जी ने निशाना नहीं साधा। मैं प्रोफेसर साहब से मेरा एक सवाल यह है, मैं फिर कह रहा हूं कि आज इस देश के अंदर दलित राजनीति लकवा ग्रसित है, तभी तो आज किसी को बोलने का मौका मिल रहा है। आज इस देश के अंदर दलित राजनीति अपने उभार पर होती, संख्या बल के सांसद उसके ज्यादा होते, हर विधानसभा का हर राज्य के अंदर उसके ज्यादा विधायक होते, तो आज वो दलितों पर जो लगातार जो अत्याचार हो रहे हैं, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण लगभग खत्म कर दिया जा रहा है, तो ये उसका सबसे बड़ा अगर कमजोरी रही या कम हुई तो वो हम मानते हैं बहुजन समाज पार्टी अपनी उस ताकत को नहीं दिखा पाई। उसकी रीजन भी है कि बहुजन समाज जो है, दलित समाज जो है, वो बहुत गरीब है, संसाधनों से हीन है, और उसकी राजनीतिक उभार को दूसरे जाति या दूसरे वर्ग वाले पसंद नहीं करेंगे। भले ही 5% अगर किसी वैश्य समाज की है आबादी, 3% अगर ब्राह्मण समाज है, उसको मुख्यमंत्री बनाकर आप खुश हो जाओगे, तालियां बजा लोगे। लेकिन जिसकी आबादी इस देश के अंदर दलितों की अगर 22-23% है, उसके नुमाइंदे को आप अपना मुखिया बनाते हुए आप खुश नहीं होंगे। यही तो है मानसिकता, जातीय मानसिकता। कांग्रेस ने राज किया और आज जो गठबंधन बना हुआ है, समाजवादी पार्टी उसमें शामिल है और दिल्ली से आम आदमी पार्टी भी उसमें शामिल है, तो अलग अलग राज्यों में ये एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ रहे हैं जी। और समाजवादी पार्टी जो आज बाबा साहब का नाम लेकर वोट मांग रही है, बाबा साहब को माइक पर दिखा रही है,
वो जब प्रमोशन में आरक्षण का बिल जारी करती है बहुजन समाज पार्टी, तो उसके नेता उसको फाड़ देते हैं जी। फिर हम इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं, या जनता कैसे उम्मीद कर सकती है कि जब इनकी सरकार बनेगी तो ये आरक्षण को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। और जो इंडी गठबंधन के नेता हैं सोनिया गांधी जी के बेटे राहुल गांधी जी, वो हर भाषण में भारत का नाम नहीं लेते हैं, वो हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहकर उसको संबोधित करते हैं। क्या ये संविधान का अपमान नहीं है सार्वजनिक लोग? हाँ बिल्कुल, मैं बात आप सही कह रहे हैं कि जो प्रियम्बल में जो पहली लाइन है, इंडिया दैट इज भारत, हाँ, इंडिया दैट इज नॉट हिंदुस्तान, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज नॉट हिंदुस्तान। ये जो शब्द है इसी से परिलक्षित होता है कि आप भारत। कंटिन्यू कीजिए। तो मेरा सीधा सा बात यह है कि जो तमाम राजनीतिक पार्टियां आज बाबा साहब की तस्वीर, हाथ में संविधान को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही हैं, सीधी सी बात है कि आम आदमी पार्टी पर अभी उन्हीं के राजकुमार गौतम, दिल्ली के जो मंत्री थे, उन्होंने कहा कि जो एससी वर्ग का जो बजट है वो आम आदमी पार्टी ने उसे खर्च नहीं किया। कांग्रेस की अभी 3 राज्यों में सरकारें थी, दलितों की स्थिति कितनी हाशिए पर थी, उनके मुद्दे क्या स्थिति थी, उनके मुद्दों पर क्या यहाँ की सरकारों ने सिर्फ वोट लिया है, इन राजनीतिक पार्टियों ने वोट लिया। मैं फिर कह रहा हूं, वोट लिया और वोट के आधार पर उन्होंने देखा कि ये वोट तो हमें ऐसे ही मिल रहा है, ऐसे ही मिल रहा है। जैसे कि मैं दिलीप मंडल की बात को मैं रेखांकित करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मुस्लिम्स का वोट आसानी से पता है कि कहीं ठोर नहीं, तो मुस्लिम्स का जो वोट है इस देश के अंदर 17-18%, 14% जो वोट जो आबादी है इस देश के अंदर, वो हमें आसानी से मिल रहा है। दलितों का वोट इसलिए हम आसानी से ले रहे हैं क्योंकि आरक्षण के खतरा बताकर, संविधान को खतरा बताकर हम आसानी से ले लेते हैं। लेकिन जो आसानी से उनको मिल रहा है इसलिए उनके कीमत को आप नहीं समझ रहे हैं। और जो आपको वोट नहीं कर रहा, जो सवर्ण समुदाय है, 10-12% है, उसको आप सत्ता के शीर्ष पर रखते हैं। अब कांग्रेस को आप लीजिए कि कांग्रेस के जो इस समय जो वर्किंग कमेटी है, आज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में कौन लोग बैठे हैं, कौन एजेंडा सेट कर रहे हैं, आप जानते हैं, सारे वो वही लोग हैं। जवाब लेना चाहिए ना कांग्रेस से। जब ये कांग्रेस की पैरवी कर रहे हैं, उसके लिए वोट मांग रहे हैं, तो इस बात को इनको उठाना चाहिए ना। सिर्फ दलित की पार्टियों से क्या दिक्कत है इनको? क्या दलितों की पार्टी से दिक्कत है? गिराजी, दलितों की पार्टी से इसलिए दिक्कत है क्योंकि दलित समुदाय ने जिस तरह से कांग्रेस से छिटका था, तभी बसपा बनी, तभी सपा बनी, तभी आरजेडी बनी, तभी समता दल बनता है, जेडीयू बनता है, ठीक है ना। समता के बाद में जेडीयू बनाते हैं, उसी के बाद में लोजपा बनती है, उसी के बाद में फिर और अन्य राजनीतिक पार्टियां बनती है। उन्हें मालूम है कि जो देश का सबसे बड़ा सघन आबादी वाला वर्ग है वो है दलित वर्ग, जिसकी आबादी इस देश में लगभग 25% आबादी है एक वर्ग की। एक वर्ग की वो अगर आपसे छिटक जाता है तो आपकी जो राजनीतिक ताकत बिल्कुल ही छीन खत्म हो जाती है। तो वो कैसे भी करके अब उन्हीं के मुद्दों पर वो खेल रहे हैं। मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊं, आपने खुद ने देखा होगा 2014 से और 19 के बीच में कांग्रेस पूरी तरह से आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे पर ही उन्हीं के बनाए हुए मुद्दों पर ही काउंटर करती रही। राम मंदिर हो, चाहे हिंदू राष्ट्र हो, चाहे सवर्ण हो, सनातन धर्म हो, चाहे हिंदू मुसलमान हो, उसी पर कांग्रेस वहां डिफीट खाती रही, क्योंकि वो तमाम मुद्दे आरएसएस और बीजेपी के थे, उनके बनाए हुए मुद्दे थे, उनकी बहुत अच्छी तैयारी उस मुद्दे पर। और जिस तरह से वो अपनी आईटी सेल के आधार पर जो पूरी तरह से गोलबंद करते हैं, कांग्रेस वहां से हार गई। दोनों चुनाव बुरी तरह हारी, 44 सीटें मात्र इस बार कांग्रेस को मिली है। आप सोचे, अब कांग्रेस को ये लगा, जब उसमें दलित समुदाय के थिंकर उसमें पहुंचे, कम्युनिस्ट उसके अंदर थिंकर पहुंचे, उन्होंने कहा कि आपने 14 और 19 के चुनाव इसलिए हारे क्योंकि आप
उन्हीं के मुद्दे पर फुटबॉल की तरह आप खेलते रहो और आपको हरा दिया। अब आपको खेलना है तो दलितों का, संविधान का, बाबा साहब का नाम लेना पड़ेगा, तब जाकर आप आरएसएस के मुद्दों पर लड़ाई लड़ सकते हैं। उन्होंने मुद्दे तो ले लिए लेकिन ईमानदारी नहीं ली। सवाल यह है अभी तक, जी, अगर ईमानदारी आज ले लेते हैं तो मैं कहता हूं कि बहुत अच्छी बात है। सवाल ईमानदारी का है। नहीं, अगर मान लेते हैं ईमानदारी उनके अंदर है, इससे पहले 2024 के चुनाव से पहले राजस्थान में उनकी सरकार रही है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी रूलिंग करी रही है, बिहार में उन्हीं के जो सहयोगी पार्टी है उनका राज है फिलहाल, झारखंड में आप देख लीजिए आदिवासियों की जो पार्टी है वो वहां पे मुख्यमंत्री है, मध्य प्रदेश में इससे पहले राजस्थान कांग्रेस की ही सरकार थी, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार होती है, और जो कांग्रेस के जो नेता है राहुल जी, वो लखनऊ में मैं गलत नहीं हूं तो एक संविधान के ऊपर एक शो होता है, उसमें उनसे पूछा जाता है कि क्या जो संपत्ति मोदी सरकार में बेची गई है या उसको, तो क्या आप उसका राष्ट्रीयकरण करेंगे? तो वो उसको साफ साफ मना कर देते हैं, कहते हैं कि ये मुश्किल है। तो फिर आप सरकार बदलने का फायदा क्या हो रहा है, मुझे ये समझाइए आप। जब आप बीजेपी जो कर रही है तो फिर आपका जनता करेगी क्या? मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, मैं इसी बात पर आगे बढ़ाता हूं आपकी बात। एक बार मान्यवर काशीराम साहब से किसी पार्टी के एक समर्थक ने एक सवाल पूछा कि साहब देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन हो गया है, तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं, कंपनियां हैं, वो प्राइवेट हो रही हैं, आरक्षण खत्म हो रहा है और जो संविधान पर भी हमला है, कई तरह की बात कही उन्होंने, और सारी नौकरियां खत्म हो रही हैं। तो मान्यवर काशीराम साहब की जो पर्सनैलिटी थी, उन्होंने कहा कि बताओ हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, आरक्षण भी खत्म हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, सारे सेठ साहूकार की सरकार, सारे से सेठ सरकार की सत्ता आ जाएगी, नौकरी उनकी चाकरी में करनी पड़ेगी। तो उनको मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? उनको साहब आप तो नेता हो तो कुछ तो बोलो। उनको मैं आप बोल के क्या मैं क्या करूंगा? मैं जिस दिन मेरी सरकार बनेगी तो ये मैं जितने भी जो नियम कानून जो बने हैं प्राइवेटाइजेशन के, मैं बिल्कुल उसको उलट दूंगा। हाँ, क्या कर दूंगा? पलट दूंगा। अभी मेरे बोलने का कोई औचित्य नहीं है। जब मेरी सरकार बनेगी तो ये जो प्राइवेटाइजेशन है वो सारा सरकारीकरण हो जाएगा। हाँ। संविधान की भी सुरक्षा होगी, लोकतंत्र भी सुदृढ़ होगा, आरक्षण और मजबूत होगा। ये तमाम बातें जब होगी जब मैं सत्ता में आऊंगा। आज मैं बाहर बैठकर जब कुछ भी कह दूं, जिस तरह से राहुल गांधी आज जो बोल रहे हैं, आपने कहा राहुल गांधी जो आज बोल रहे हैं, मैं फिर एक सवाल करता हूं राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से, तमाम उन लोगों से, उदित राज जी से भी, कि भाई साहब जब आप सत्ता में थे राजस्थान में, आप मध्य प्रदेश में भी रहे, तो आप की सरकार ने क्या दलितों के मुद्दों को लेकर, दलितों के विकास को लेकर क्या कोई आपने कोई जो मुख्य काम थे वो करे? आप बैकलॉग नहीं भर पाए, निजीकरण आप हटा नहीं पाए, आप दलितों की जो सुरक्षा होनी चाहिए, जो लगातार उन पर उत्पीड़न हो रहा है, हमले हो रहे हैं, एट्रोसिटीज लगातार हो रही हैं, उनको सरकारी एजेंसियों में प्रतिनिधित्व नहीं दिया। आप सोचें कि तमाम मुद्दे उनकी स्टेट में सरकारें थी। वही बात है ना कि आज हम बाहर हैं तो जाता है। मैं जी स्कूल में एक लड़का जो पानी पीता है, पानी पीने के लिए सिर्फ उसको मार दिया जाता है, एक टीचर उसको मार देता है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना कि अगर हम छोड़ भी दें, लेकिन जो आदमी की जो बेसिक राइट है उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसकी सुरक्षा उसको मिलनी चाहिए। सिर्फ पानी पीने के लिए आदमी मार दिया जाता है। सवाल यही तो मैं कह रहा हूं कि आपको सब दलितों का वोट चाहिए। आप दलितों के वोट के लेकर आपको सत्ता चाहिए, और सत्ता के बाद में आपको किसी पंडित जी को, किसी ठाकुर जी को, किसी सवर्ण को आप वहां पर बैठाएंगे, आप बैठाएं, लेकिन उनकी मानसिकता भी वही जातिवादी होती है, वही सामंती होती है। तो सवाल यह है कि वोट जिस आधार पर और जिस ताकत से आप हमारे वोट मांगने की बात कर रहे हैं, क्या उस आधार, क्या उस इज्जत वो आप दे पाएंगे? सवाल यह है। मैं आज ना तो बहुजन समाज पार्टी का यहां पर कोई प्रवक्ता हूं, ना कांग्रेस का हूं। सवाल यह है
कि दलितों के जो एजेंडे हैं, दलितों के जो मुद्दे हैं, उसको अगर कोई दूसरा आदमी कहे कि नहीं मैं आपकी दर्द को समझता हूं, अरे भाई दर्द कैसे समझेगा? तुम उस जाति में पैदा हुए नहीं हो, तुमने जाति का दर्द देखा नहीं है, जाति पर जो हमले होते हैं वो आपने सहा नहीं है, और आप कहते हो कि हाँ यार मैं समझता हूं दलितों पर अत्याचार होता है। ये हमको किसी को मौसी कभी मां नहीं बन सकती, हाँ। और मां कभी मौसी नहीं बन सकती। जो मां है वो मां ही होती है। जी। तो मैं जी मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि बाबा साहब ने हमको जो आरक्षण दिया था, राजनीतिक आरक्षण की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे जो पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे जो विधायक हैं, लोकसभा के जो सांसद हैं, वो हर साल जीत कर जाते हैं, हर चुनाव में जीत कर जाते हैं। क्या उन्होंने जिस मकसद से उनको वहां पर भेजा जाता है, उस मकसद में वो कामयाब हो पाए हैं? देखिए, जो हमारे जो आरक्षित सीट से जीत कर जाते हैं, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे वो आपके विधानमंडल विधानसभाओं में हो, ये तमाम वो जो चेहरे हैं वो राजनीतिक पार्टी के चेहरे होते हैं, और उनके विप से बंधे हुए चेहरे होते हैं। वो भले वो आरक्षित सीट पर आपके जीत के जा रहे हैं जी, भले ही, लेकिन वो आप ये मानकर आप सोचते हैं कि वो आपके दलित वर्ग के या आदिवासी वर्ग के वो नेता होंगे, आपके लिए आवाज उठाएंगे, तो मैं ये कहता हूं कि वो नहीं उठाएंगे आवाज। उसकी वजह यह है क्योंकि वो जिस पार्टी का टिकट लेते हैं उस पार्टी का नमक खाते हैं जी, और उसे मालूम है कि अगर मैंने थोड़ा सा भी कोई आवाज मुखर करी, आवाज ज्यादा बोला, तो मुझे अगली 5 साल बाद जब चुनाव के लिए जब वोट का टिकट मांगा जाएगा तो मेरा टिकट काट दिया जाएगा। इसलिए मुझे यस मैन बनना है। तो यही बाबा साहब पूना पैक्ट जो हुआ, यही बाबा साहब ने कहा था कि मैं जो मांग रहा था वो मुझे नहीं मिला, 2 वोट का अधिकार और सेपरेट इलेक्टोरेट, कि मेरा आदमी मेरे आदमी को चुनेगा, और एक सेपरेट इलेक्टोरेट कहा। तो ये बातें जब नहीं मिली हमें, और हमें कहा कि आपको शिक्षा में आरक्षण मिलेगा, नौकरी में आरक्षण मिलेगा, आपको राजनीति में हर 10 साल में कई लोग, अब आप भी जानते हैं कि हमारे तमाम जो पढ़े लिखे अपने आप को, और भारत की जो स्पीकर रही सुमित्रा महाजन, वो खुद उसको उतनी समझ नहीं थी, वो खुद भी कहती कि आरक्षण 10 साल के लिए था। वो ये भूल जाती हैं सिर्फ राजनीतिक आरक्षण 10 साल के लिए कहा था बाबा साहब ने कि इसको आप चाहें तो अगर इसमें सफलता मिलती है या तो आप देखें, नहीं तो उसको हर 10 साल में ये एक्सटेंड होता है, या इसको बाद में इसको परिवर्तित किया जा सकता है। जी, और ये मूर्ख लोग कहते हैं कि नौकरी का आरक्षण 10 साल के लिए था। नहीं, राजनीतिक आरक्षण वो 10 साल के लिए 2020 में अगले 10 साल के लिए वो बढ़ा दिया गया। आपने भी उस खबर को पढ़ा होगा। आप जब कह रहे हैं कि जो हमारे आरक्षित सीटों से जो विधायक और सांसद जीत के जा रहे हैं, जिस मकसद से उनको वो जो आरक्षण जो दिया गया था, उस आरक्षण का वो फायदा अपनी जनता को नहीं दे पा रहे हैं, तो दलितों को ऐसे में अपनी पार्टी तो बनानी पड़ेगी ना, वो स्वतंत्र तो जाएंगे, वो क्या करेंगे फिर? देखिए, बात यह है कि भारतीय राजनीति में आप खुद जानते हैं कि मान लीजिए हम 20-22% है दलित है जी, और दलितों में भी कई जातियां हैं जी, और जो मुखर जातियां हैं, जो अपने आप को शिक्षित जातियां हैं, वो दलितों में भी गिनतियों में है, हाँ जी, मुश्किल से है। तो जो राजनीतिक चेतनाशील जो जाति हैं वो 2, 4, 5 जातियां हैं, जिसे हम मुख्य तौर पर चमार जो जाति है वो ही है, उसके भले ही 10-20 नाम हो, है ना। तो आप ये देखें कि एक जाति से या एक वर्ग से आप इस देश के अंदर चुनाव, आप सत्ता के शीर्ष पर नहीं पहुंच सकते, आपको राजनीतिक गठबंधन करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन फिर कह रहा हूं कि आप राजनीतिक गठबंधन करें, सरकार बनाएं, लेकिन पहले अपने घर को मजबूत करें। नहीं महर जी, मैं गठबंधन की जब आप मजबूत करते हैं तो सामने वाला भी आपसे फिर मोल भाव करता है। जी।